फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौर्योत्तर काल के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में मौर्योत्तर काल से संबंधित फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। मौर्य काल के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिससे कोई केंद्रीकृत सत्ता स्थापित न हो सकी। इन कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर कई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं तथा अन्य छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लेते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले हिंद यूनानी भारत पर आक्रमण करते हैं तथा राज्य स्थापित करते हैं। फिर क्रमशः शक, पहलव और कुषाण इसी क्रम में भारत आते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में इन विदेशी आक्रमणकारी शासकों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो हम चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत पर हुए आक्रमणकारियों का सही क्रम है। प्राचीन काल में भारत पर हुए आक्रमणकारियों का सही क्रम है, तो क्या क्रम है? पहला हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। विदेशी आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम यूनानियों का आक्रमण होता है, जो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अपना शासन स्थापित करते हैं। इसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों में शक, पहलव एवं अंत में कुषाण का आक्रमण होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में इसका सही क्रम भी पूछा जाता है, जो इस प्रकार हैं: हिंद यूनानी, शक, पहलव एवं कुषाण। हम चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम हिंद यूनानी शासक कौन था जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? प्रथम हिंद यूनानी शासक कौन था जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? तो वह कौन थे? वह ड्रीमेटियस थे। कौन? ड्रीमेटियस। यानी कि प्रथम हिंद यूनानी शासक ड्रीमेटियस थे, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए थे। ड्रीमेटियस भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर आक्रमण करता है तथा अफगानिस्तान का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और सिंध का क्षेत्र विजित कर लेता है। हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? हिंद यूनानी शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? कहाँ पर? साकल में। कहाँ पे? साकल में। यानी कि हिंद यूनानी शासकों ने अपनी राजधानी साकल में स्थापित की। साकल को वर्तमान समय में सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कौन था? मिनांडर। मिनांडर हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रतापी शासक थे। हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी शासक मिनांडर को किस भारतीय शासक द्वारा पराजित किया गया था? यूनानी शासक मिनांडर को किस भारतीय शासक द्वारा पराजित किया गया था? तो किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया गया था। हम चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? तो यह मिलिंद पन्हों से। किसे? मिलिंद पन्हों से मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। मिलांडर ने बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे प्रश्न बौद्ध भिक्षु नागसेन से पूछते हैं तथा नागसेन उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे मिलिंग प्रभावित होते हैं और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन था? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन थे? तो वे हिंद यूनानी थे। कौन?
हिंद यूनानी, यानी कि हिंद यूनानी वे पहले शासक थे जिसने अपने सिक्कों पर काल एवं राजा का नाम उत्कीर्ण करवाते हैं, जो कि स्वर्ण मुद्रा के जारी होते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यौनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यौनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यौनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया, जो आज भी प्रचलित है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कला एवं यूनानी कला के संयोजन से किस नई कला का विकास हुआ? भारतीय कला एवं यूनानी कला के संयोजन से किस नई कला का विकास हुआ? तो किस कला का? गांधार कला का। यानी कि गांधार कला का विकास यूनानी कला और भारतीय कला के संयोजन से विकास हुआ था। गांधार कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। यह अर्थात गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्त कला शैली है। इसमें कोल स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल होता है। इसमें काले स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल होता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यमन प्रिय शब्द दोतक था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यमन प्रिय शब्द दोतक था, तो वह क्या? काली मिर्च। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान से यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वह भड़ौच से। कहाँ से? भड़ौच से। यानी कि भड़ौच से यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। भड़ौच जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भड़ौच? गुजरात में। हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमक और पोलिस नामक ज्योतिष सिद्धांत किसकी देन है? रोमक और पोलिस नामक ज्योतिष सिद्धांत किसकी देन है? तो यह यूनानियों की। किसकी? यूनानियों की। रोमक और पोलिस नामक ज्योतिष सिद्धांत यूनानियों की देन है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी शासकों के बाद भारत पर किसके द्वारा आक्रमण किया जाता है? यूनानी शासकों के बाद भारत पर किसके द्वारा आक्रमण किया जाता है? तो किसके द्वारा? शक द्वारा। किसके द्वारा? शक द्वारा। यानी कि यूनानी शासकों के बाद भारत पर शक द्वारा आक्रमण किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक मध्य एशिया से किस वस्तु की खोज करते हुए भारत पहुँचे? शक मध्य एशिया से किस वस्तु की खोज करते हुए भारत पहुँचे? तो चारागाह की खोज करते हुए। किस चीज़ की खोज करते हुए? चारागाह की। यानी कि शक मध्य एशिया से चारागाह की खोज करते हुए भारत पहुँचे थे। हमारा अगला प्रश्न है, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वे रुद्रदामन थे। कौन? रुद्रदामन शकों का सबसे प्रतापी शासक था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर यूनानी शासकों का प्रभाव किस क्षेत्र पर सर्वाधिक दिखता है? भारत पर यूनानी शासकों का प्रभाव किस क्षेत्र पर सर्वाधिक दिखता है? तो किस क्षेत्र पर? ज्योतिष शास्त्र पर। किस पर? ज्योतिष शास्त्र पर। यानी कि भारत पर यूनानी शासकों का प्रभाव सबसे ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र पर सर्वाधिक दिखता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है तो किससे मिलता है? रुद्रदामन के काठियावाड़ अभिलेख में। किसमें? काठियावाड़ अभिलेख में, जो कि रुद्रदामन के काठियावाड़ अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में प्राप्त है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में प्राप्त है? तो यह संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में।
यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में प्राप्त है। हम चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में। किसके? मौर्य वंश के बारे में। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि। उज्जैन का एक स्थानीय शासक शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा विक्रम संवत नामक एक नया कैलेंडर शक संवत जारी करता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शकों का आगमन माना जाता है। भारत में शकों का आगमन माना जाता है तो कहाँ से? पूर्वी ईरान से। कहाँ से? पूर्वी ईरान से। शक मूलतः सीर दरिया के यानी ईरान उत्तर में निवास करने वाला एक खान देश तथा बर्बर जात थी। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वह शक शासक जिसको सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। वह शक शासक जिसको सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया तो नहपान को। किसको? नहपान को। नहपान नामक शक शासक को गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित किया जाता है, जो सातवाहन शासकों में महानतम शासक के रूप में जाना जाता है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया जाता है। इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्यकालीन सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु किया गया था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, शकों के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण होता है। शकों के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण होता है तो वह पहलव अर्थात पार्थियन का। किसका? पहलव अर्थात पार्थियन का। पहलव अर्थात पार्थियन विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम में तीसरे विदेशी आक्रमणकारी के रूप में जाने जाते हैं। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। वह किसके शासन के दौरान भारत आए? तो वह पार्थियन के शासनकाल के दौरान। किसके? पार्थियन के शासनकाल के दौरान सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार के रूप में भारत आए थे, जो कि पार्थियन के शासनकाल में भारत आए। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पार्थियन वंश का पहला शासक था। भारत में पार्थियन वंश का पहला शासक कौन था? तो माओज थे। कौन? माओज। यानी कि भारत में पार्थियन वंश का पहला शासक माओज था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट थॉमस के भारत आगमन के समय भारतीय शासक था। सेंट थॉमस के भारत आगमन के समय भारतीय शासक कौन था? तो कौन थे? गोंडो फडणवीस। कौन? गोंडो फडणवीस। सेंट थॉमस के भारत आगमन के समय भारतीय शासक गोंडो फडणवीस था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पहलवों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पहलवों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो तक्षशिला में। कहाँ पे? तक्षशिला में। पहलवों ने अपनी राजधानी तक्षशिला में स्थापित की थी। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत में अंतिम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? प्राचीन काल में भारत में अंतिम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? तो वे कुषाण थे। कौन?
कुषाण यानी कि प्राचीन काल में भारत में अंतिम विदेशी आक्रमणकारी कुषाण थे। तो हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चीनी भाषा में भारत को क्या कहा जाता था? चीनी भाषा में भारत को क्या कहा जाता था? तो ती एंचू, क्या कहा जाता था? ती एंचू। चीनी भाषा में भारत को ती एंचू कहा जाता था। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में विदेशी आक्रमणकारियों, यूनानी, शक एवं पहलो शासकों के बारे में उन सभी बातों को जाना जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम में अंतिम आक्रमणकारी अर्थात कुषाण वंश के बारे में विस्तृत रूप से हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।